नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम यहाँ जो पधारे हैं या हम आज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। पहले भी हम इस चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं एक वीडियो में, लेकिन वो कुछ शॉर्ट वीडियो था। अब आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स ये जो भी 12th सिलेबस का चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो फर्स्टली रिप्रोडक्शन होता क्या है। ओके, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। मानो कि एक सपोज ये पेरेंट है, इस पेरेंट से यंग वंस यानी कि जो भी चाइल्ड है उनका बनाना, इसी प्रोसेस को जनरली रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के ब्रॉडली स्पीकिंग जब हमने क्लासिफाई किया था तो उसमें दो क्लासेस थे। एक तो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब हम आए थे गैमेट्स के ऊपर। ओके, तो अभी ये गैमेट्स जो भी डिस्कशन था ये कहाँ से आया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स। अभी इसमें दो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं कि एक तो यहाँ पर टू ही क्यों लिखा है, और दूसरा आ सकता है कि कंपैटिबल क्या होता है। ओके, और गैमेट्स के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स, ऐसा भी कहा जाता है। जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में जब होता है तो एक स्पर्म होता है जो कि मेल गैमेट होता है, और एक ओवा होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है, जिनके मेल मिलाप से एक फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में जाइगोट तैयार होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। ओके, एक समझ लो, एक यहाँ पर एक स्पर्म है। ओके, एक सब चल रहा है ह्यूमंस में, एक स्पर्म है और एक ओहा है। जब भी इनका मिलन होगा उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, एक सेल तैयार होगा पहले, तो उस सेल को जाइगोट कहते हैं। तो वो जाइगोट जो भी होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि उसके पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास। अब जाइगोट के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है मान लीजिए, तो इनके पास n नंबर हो गए क्रोमोसोम्स के। ओके, इसके पास n नंबर हो गए, इसके पास n नंबर हो गए, स्पर्म के पास n नंबर हो गए, ओहा के पास n नंबर हो गए, और उससे जो भी सेल बनेगा उसके फर्टिलाइजेशन से वो डिप्लॉयड होगा, उसके पास 2n ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। तो इस लिहाज से ये है, अभी ये है मेल गैमेट। ओके, और ये है फीमेल गैमेट इन ह्यूमंस। तो प्लांट्स में भी वैसा ही होता है। जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो भी बड़े क्लास के प्लांट है, जो कि हाईली इवॉल्व प्लांट हम उसे कहते हैं, तो एंजियोस्पर्म में भी फर्टिलाइजेशन होता है। ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एक पेड़ में कहाँ होता है रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, सॉरी। तो वो हम देखेंगे
तब वहां पर कहां पर गैमेट्स पैदा होते हैं ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब ये कंपैटिबल जो भी है, ये क्यों कहा गया है कंपैटिबल, यानी कि हम उसे कह सकते हैं एक दूसरे के बराबर के, या बहुत स्पेसिफिक कहेंगे तो एक स्पेसिफिक स्पेसीज के। यानी कि मान लो कि एक आम का पेड़ है, ओके, तो एक आम के पेड़ से दूसरा आम का पेड़ तैयार होने के लिए पहले तो फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा आम के फूल में। तो उसमें जो भी फर्टिलाइजेशन होगा उसमें आम का ही मेल गैमेट आना चाहिए और आम का ही फीमेल गैमेट आना चाहिए, तभी रिप्रोडक्शन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है आम में, ओके, आम के पेड़ में। तो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि in asexual reproduction the resulting progeny or और क्या कह सकते हैं हम उसे, कि जो भी प्रोजेनी तैयार होगी, जो भी बच्चा तैयार होगा इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, that resulting progeny is genetically identical to his parents, okay, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी कि उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके वजह से उस प्लांट में उसके गुण दिखाई देते हैं, उसका कलर दिखाई देता है, वो जेनेटिक मटेरियल एक प्लांट में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक प्लांट में और उसके बच्चे में, दोनों में भी सेम दिखाई देगा, ओके। तो ये है दूसरा पॉइंट। अब जब हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी तैयार होगी वो दिखने में डिसिमिलर होगी, जेनेटिकली भी वो डिसिमिलर ही होगी, किससे, उसके पेरेंट्स से, ओके। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी अब प्रोजेनी तैयार हो रही है, मैंने बताया था कि वो मार्फोलॉजिकली, ओके, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मीन्स उसका जेनेटिक जो भी मटेरियल है वो सेम रहता है ऑफस्प्रिंग का, इसके वजह से वो जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उसका जो भी दिखना है उसके लिहाज से वो सिमिलर होगा, किससे, उसके पेरेंट्स से, ओके, उसके पेरेंट्स से, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये जो भी बच्चा तैयार होगा वो अपने पेरेंट्स से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ऐसे जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली जो भी सिमिलर होते हैं तब उनको क्लोन्स कहा जाता है, ओके। क्या कहा जाता है, क्लोन्स कहा जाता है। जो भी इंडिविजुअल्स बाद में तैयार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्लोन्स। व्हाई, बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर, ओके। तो ये दो तीन कुछ अपने डिफरेंसेस है। तो अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जनरली 3 टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 3 टाइप से या 3 वेज से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 3 वेज, ओके। व्हिच आर दोज वेज? तो उसमें पहला तो है आपके NCERT के बुक में दिया है, उसका पहला एग्जांपल है या टाइप है फ्रेगमेंटेशन, ओके। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, और इसका एग्जांपल दिया है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा यानी कि शैवाल, वो ऐसा होता है दिखने में, ओके। उसकी स्ट्रैंड्स को अब हम अगर हम माइक्रोस्कोपिकली व्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से शैवाल की इंडिविजुअल जो स्ट्रैंड्स होती है वो इस तरह से दिखाई देगी, ओके। अभी क्या होगा कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस वजह से, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, या मानो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो ये क्या होगी, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये जो भी पेरेंट है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है या पेरेंट प्लांट है,
वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और उसकी वजह से क्या होगा, दो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होगी इस तरह से, ओके, जो कि स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, ओके, सिमिलर होंगे किससे, अपने पेरेंट से, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब देखेंगे कि दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप है बडिंग, ओके। तो बडिंग का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है। दूसरा टाइप है बडिंग, ओके। अब इस बडिंग में क्या होता है कि एक मान लो एक सेल है, ओके, एक ऑर्गेनिज्म है, उस पे कुछ बर्ड्स आएंगे, यानी कि आउटग्रोथ्स आएंगी। तो इस तरह से कुछ बर्ड्स आएंगे और कुछ वजह से ये यहाँ से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ये जो भी छोटा सेल दिख रहा है ये उसके ये मदर सेल से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, अपने आप एक डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें, और दैट विल लुक लाइक इट्स मदर सेल। सो दिस इज नथिंग बट द बडिंग। और इसका एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, ईस्ट, ओके। तीसरा प्रकार है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो भी तीसरा प्रकार है वो हम देखेंगे, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड क्या बोलते हैं उसे, एक मिनट, ओके। तो तीसरा प्रकार है स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लेमिडोमोनाज कैसे होते हैं, इस तरह से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। तो इस सेल में क्लेमिडोमोनाज की क्या होगा, एक छोटे छोटे इस तरह से स्पोर्स तैयार होंगे, बहुत सारे स्पोर्स तैयार होंगे, जो कि फ्लैजेलेटेड होते हैं। क्या बोला मैं, फ्लैजेलेटेड। अब ये फ्लैजेला क्या है, एक स्टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट के काम आता है। तो ये मदर सेल जो भी है, ओके, ये जो भी बड़ा मदर सेल है वो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इतना उसमें ओपन हो जाएगा, और वो यहाँ से ऑफस्प्रिंग जो भी है वो क्या होगी, बाहर निकल कर आएंगी, एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग लाइक एन स्पेशल इंडिविजुअल, ओके। अब बाद में वो भी इस मदर सेल के जैसे दिखाई देंगे। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। अब कुछ मानव निर्मित भी घटनाएं हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, जैसे कि हम कटिंग करते हैं, जैसे कि हम ग्राफ्टिंग करते हैं। कटिंग में क्या होता है कि एक प्लांट होगा, मान लो कि शुगर केन होता है, ओके। शुगर केन जो होता है ऐसा दिखने में होगा कुछ, ओके। ये गन्ना है मान लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से कट करते हैं, और इसका जो भी पार्ट आएगा यहाँ पर क्या होता है, बर्ड्स होती है कुछ, ओके। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, मिट्टी में दफना देंगे, तो दैट विल ग्रो लाइक अ प्लांट, ओके। इट विल स्टार्ट ग्रोइंग लाइक अ प्लांट। सो दैट इज नथिंग बट द कटिंग। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ओके, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग में क्या होगा, मान लो कि एक प्लांट है, ओके, एक प्लांट है, ऐसे बड़ा हुआ प्लांट है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये हो गया रूटेड प्लांट। और दूसरा प्लांट होगा जिसकी कोई क्वालिटीज अच्छी होगी या जो भी हमें चाहिए
उसकी क्वालिटीज होगी। मान लो कि ये दूसरा प्लांट है, ओके, और सेम स्पेसीज का भी है, यानी कि ये आम का है तो ये भी आम का है, ये रोज का है तो ये भी रोज का है, ये लेमन का है तो ये भी लेमन का है। तो इसका एक क्या करेंगे हम, इसके टहनी का एक कट लेंगे, ओके, और वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक चिकट टेप की वजह से हम उसको पैक कर देंगे। तो दिस शूट, ओके, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इट इज कॉल्ड शूट एंड दिस इज कॉल्ड स्टेम, ओके, रूटेड स्टेम, यानी कि क्या कि उसके रूट्स अभी भी जमीन में है। तो ये रूटेड स्टेम और ये शूट जो भी हमारे डिजायर्ड क्वालिटी का पेड़ जो भी हम लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, उसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और एक टेक्निक है जिसका कि नाम है टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर होता क्या है कि टिश्यू कल्चर में मान लीजिए कि एक प्लांट है, एक मैंगो का प्लांट है, उसे हम ग्रो करना चाहते हैं, तो इस पूरे पेड़ का कहीं से भी, यहाँ से रूट से या यहाँ स्टेम से या यहाँ फिर लीफ से, कहीं से भी हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा सेप एक स्पेसिफिक मीडियम में ले लिया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा और उसको ग्रो किया जाएगा एक स्पेसिफिक कल्चर मीडियम में, उसको एक स्पेशल वेदर कंडीशंस मेंटेन करके। तो ये क्या होगा, एक छोटे से प्लांट के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाएगा और बाद में उसको भी, उससे भी बड़ा प्लांट तैयार होगा। तो दैट इज नथिंग बट द टिश्यू कल्चर, ओके। सो ये कुछ दिया है आपके चैप्टर में असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हाँ, और एक पॉइंट है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जब भी बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि उन्होंने बताया है कि द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, ओके, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये रिप्रोडक्टिव फेज एंड वेजिटेटिव फेज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज जब भी होती है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है वेजिटेटिव फेज का, उस दौरान क्या होगा, एक प्लांट सिर्फ बढ़ता जाएगा, ओके, वो सिर्फ डेवलप होता जाएगा, लेकिन उस वक्त वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। जब भी बाद में एक समय आने के बाद में उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे, तब से हम कह सकते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव जो भी लाइफ है वो शुरू हो गई है, और उसके बाद में वो प्लांट क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। दैट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव फेज, ओके। सो दिस इज सम फैक्ट्स गिवन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो मिलते हैं आगे के लेक्चर में, हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बारे में देखेंगे हम कि एंथर के बारे में देखेंगे, बहुत सारे पार्ट्स है। थैंक यू।